नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1। इसका प्रीवियस सेशन में जाना गया परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान के बारे में। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन किया गया है प्रीवियस सेशन में। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, जरूर देखें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है क्या, मोल कंसेप्ट, यानी कि मोल संकल्पना या मोल अवधारणा। और यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिस्ट्री के लिए। और 11th में इस चैप्टर में आपको ये जो टॉपिक दिया गया है, यहाँ से आप केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पे मोल चीज़ जरूर आती है। मोल के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है जब हम मूल मात्रक बता रहे थे। मोल क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा की इकाई है मोल, पहले भी हमने बता रखा है। और इस वीडियो में मोल के बारे में कंप्लीटली जानकारी दी जाएगी। क्या होता है मोल, और किसी भी पदार्थ का, किसी भी परमाणु का या आयन का हम कैसे मोल ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन। प्रीवियस सेशन में हमने बताया 1 mu बराबर क्या होता है। 1 mu बराबर क्या होता है, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया कि 1 mu बराबर होता है 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब यहाँ पे इतने का जो मान होता है 1.99 गुणे 10⁻⁻23 ग्राम। तो 1 mu बराबर हो जाएगा 1/12 गुणे 1.99 गुणे 10⁻⁻23 ग्राम। फिर 1 mu का मान, यदि इसको हम हल करते हैं तो ये मान निकल करके आता है 1.66 गुणे 10⁻⁻23 ग्राम। अब ये मान है ना, किसी बुक में दिया हुआ है 1.67 गुणे 10⁻⁻23 ग्राम। ये मान दे रखा है किसी बुक में, तो इससे विचलित नहीं होना है, दोनों मान सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.67 गुणे 10⁻⁻23 ग्राम और 1.66 गुणे 10⁻⁻23 ग्राम, दोनों मान सही है। अब ये जो मान है 1.66 गुणे 10⁻⁻23 ग्राम, यह मान होता है 1/Na के बराबर, Na ग्राम के। तो 1/Na के बराबर ये मान होता है। अब बात करते हैं ये Na क्या होता है। तो जो Na होता है अवोगाद्रो संख्या है, एवोगाद्रो संख्या है। और एवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.022, ये 22 है, 6.022 गुणे 10⁻23 कण। कण के स्थान पे परमाणु हम रख सकते हैं, अणु रख सकते हैं, या आयन रख सकते हैं। इस कण के स्थान पे क्या होगा, परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, या आयन, क्योंकि इसी से कोई भी पदार्थ बना होता है और यही किसी भी पदार्थ का संघटक कण है। अब यहाँ पे Na बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 कण लिया गया। ये Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। यह जो मान है ना, यह जो मान है 6.023 गुणे 10⁻23 भी दिया रहता है कहीं कहीं, इससे भी विचलित नहीं होना है। ये जो दोनों मान है ना वो सही है। ये जो चीज़ें हैं प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर देखें। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, मोल संकल्पना, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल एक संख्या है, ये बात याद रखनी है। क्या है, मोल एक संख्या है। जैसे कि यदि हम बात करें सैकड़ा का, किसका बात करें, सैकड़ा का यदि हम बात करें तो आपके दिमाग में चल रहा है सैकड़ा बराबर क्या होता है। सभी लोगों को पता है कि सैकड़ा का मतलब है कि एक संख्या है जिसे हम 100 कहते हैं। ठीक है, तो सैकड़ा का मतलब है 100। इसी प्रकार से यदि हम बात करें दर्जन का, तो इसका भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या होगा, एक दर्जन बराबर क्या होता है, कोई 12 वस्तु। जैसे कि हम बात करें एक दर्जन पेन, एक दर्जन पेन, तो क्या मतलब 12 पेन। ठीक है, यदि हम बात करें एक दर्जन केले, एक दर्जन केले, इसका मतलब है कितने केले, 12 केले। ठीक है, यदि हम बात करें एक दर्जन क्या चीज़, तो एक दर्जन पुस्तक। ठीक है ना, पुस्तकें, इसका मतलब है कि 12 पुस्तकें।
इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि एक दर्जन का मतलब होता है कोई भी 12 वस्तु। एक दर्जन का मतलब क्या है? 12 वस्तु। इसी प्रकार से मोल एक संख्या है, ठीक है ना। मोल क्या है? एक संख्या है और एक मोल का जो मान होता है वो कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कण, कोई भी वस्तु हो। जैसे कि हम कर ले यहाँ पे एक मोल परमाणु, एक मोल परमाणु तो बराबर हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। यदि हम बात करें एक मोल अणु, इसका मतलब हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻23 अणु। यदि हम बात करें एक मोल आयन, तो इसका मतलब यही हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻23 आयन। तो बातें यहाँ पे समझते चलना है। मोल है क्या? तो मोल एक संख्या है और मोल के द्वारा पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? मोल के द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को किस में व्यक्त करते हैं? मोल में। प्रीवियस सेशन में बताया भी गया है, किस में? तो मूल राशियों में। मूल राशियां और मूल मात्रक में बताया गया था कि मूल राशियां 7 होती है और उनके मात्रक भी 7 होते हैं। उसी में एक मान आया था पदार्थ की मात्रा जो है क्या, उसको मापा जाता है मोल में, यानी कि पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त किया जाता है। तो मोल एक संख्या है जो बताता है कि एक मोल में किसी पदार्थ के कणों की संख्या, यानी कि उसके परमाणुओं की, अणुओं की या आयनों की संख्या क्या होगी। तो मोल एक संख्या है जो पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को व्यक्त करता है, पदार्थ के कणों की संख्या को व्यक्त करता है। तो मोल के बारे में विचलित नहीं होना है। जैसे कि दर्जन एक संख्या को व्यक्त कर रहा है, उसी प्रकार से जो मोल है ना वह एक संख्या को व्यक्त करता है। एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23 कण। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। तो ये जो मान बताया गया है ना, यह जो मान बताया गया है कार्बन के समस्थानिक पर आधारित है। कार्बन के समस्थानिक पर आधारित है। अब बात किया जाए कि कार्बन का समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक का मतलब है कि तत्व एक ही होगा, C612, C613, C614। कार्बन के समस्थानिक का मतलब है कि ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक एक ही है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसी गुण को कहा जाता है समस्थानिक। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। यहाँ पे बात आती है कि परमाणु क्रमांक या इसी को परमाणु संख्या भी कहा जाता है। परमाणु संख्या ये क्या है? इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना है, किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का अपना एक नाभिक होता है। नाभिक धनावेशित होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसका चक्कर लगाता है, घूमता रहता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अब नाभिक धनावेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। तो कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या को ही बोला जाता है परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। जैसे कि कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 6, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इसके बारे में विस्तार से अगले चैप्टर में बताया जाएगा, क्योंकि जो अगला चैप्टर है ना वो परमाणु संरचना ही है, इसी से रिलेटेड है। बहुत ही डिटेल्स में वहाँ पे बातें होंगी। किसके बारे में? परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ये जो है परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान। इसी को क्या कहते हैं? इसी को जो है द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। और ये जो द्रव्यमान संख्या इसको A से प्रदर्शित करते हैं और यही द्रव्यमान संख्या किसी किसी तत्व का अलग अलग होता है और जिसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक सेम हो, इसी को कहा जाता है समस्थानिक। बातें आपने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन का समस्थानिक में से कार्बन 12 लिया गया है और इसी के सापेक्ष मोल को परिभाषित किया गया है। मोल है क्या? तो कार्बन 12 के 1/12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या
एक मोल कहलाती हैं। लिख देते हैं यहाँ पे कार्बन 12 के 1/12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। 1 मोल कहलाती है। इसका मतलब यह है कि कार्बन 12 के 1/12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। कार्बन 12 के 1/12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। ये बात याद रखनी है। अब हम बात करेंगे 1 मोल के बारे में। तो 1 मोल बराबर अभी हमने बताया क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 कण होता है। ये कण का क्या मतलब? कण का मतलब है परमाणु, अणु या आयन। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने कण उपस्थित होते हैं, चाहे वो पदार्थ परमाणु के रूप में हो, अणु के रूप में हो या आयन के रूप में हो। इसका मतलब है कि 1 मोल कण की संख्या को प्रदर्शित करता है। हम कह सकते हैं कि जो 1 मोल है ना, 1 मोल कण का मतलब है क्या? परमाणु, अणु या आयन। तो जो 1 मोल है ना, कण की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब है कि 1 मोल कण की संख्या को प्रदर्शित करता है। और कण का मतलब क्या है? परमाणु, अणु या आयन। यदि वही हम बात करें 1 मोल परमाणु यानी कि 6.023 × 10⁻23 परमाणु। इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 मोल क्या है? हाइड्रोजन परमाणु बराबर हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 H परमाणु। ठीक है। यदि हम बात करें 1 मोल H2 अणु तो बराबर हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 H2 अणु। और यदि हम बात करें 1 मोल सोडियम आयन, इसका मतलब हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 Na आयन। तो बातें समझ में आ गई होगी। मोल होता क्या है? तो मोल एक संख्या है और इसके द्वारा क्या किया जाता है? पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करते हैं और 1 मोल का जो मान होता है वह होता है 6.023 × 10⁻23 कण। और यह जो बनाया गया कार्बन 12 के सापेक्ष, कार्बन के समस्थानिक 12 के सापेक्ष, और इसको परिभाषित कर सकते हैं कार्बन 12 के 1/12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। तो मोल के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। और भी थोड़ी सी बातें करते हैं। यही जो मान होता है ना 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 कण, यही मान होता है क्या चीज? एवोगाद्रो संख्या। यानी कि जो एवोगाद्रो संख्या होती है 1 मोल के बराबर होती है। बातें समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका लेना है स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाते रहना है। इसके बाद से हम आगे जो टॉपिक जानेंगे, हम कैसे मोल ज्ञात करते हैं, मोल ज्ञात करने के क्या फार्मूले होते हैं, और किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन दे दिया हो और वह क्वेश्चन से आपको मोल निकालना है तो आप उसे कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका लेना है स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाते हैं और जानेंगे क्या? मोल ज्ञात करना। कैसे हम मोल ज्ञात करते हैं, तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना है। मोल संकल्पना टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री की दृष्टि से। और ये सारी चीज़ें आपको जो बताया जा रहा है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पे आधारित है। बस आपको ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखते रहना है। बहुत ही आसानी से आप किसी भी पदार्थ का मोल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे क्या चीज़? तो मोल ज्ञात करना। मोल ज्ञात करना, कैसे हम मोल ज्ञात करेंगे? तो इससे रिलेटेड कुछ हम
सूत्र को यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे और उसके द्वारा आप जो है किसी भी पदार्थ का मोल ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ में मोलों की संख्या क्या होगी ये हमें जानना है। किसी पदार्थ में मोलों की संख्या, ध्यानपूर्वक समझना है यहाँ पे। किसी पदार्थ में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से। बातें समझ में आनी चाहिए। मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान संख्या। मोलों की संख्या n बराबर होता है क्या चीज, तो पदार्थ का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में, किसमें, तो ग्राम में, बटे में हो जाएगा पदार्थ का अणु द्रव्यमान। बताया गया कैसे हम किसी भी पदार्थ का अणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और बटे में पदार्थ का अणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो इससे हम निकाल लेंगे क्या चीज, मोलों की संख्या। ये इसी को हम लिख सकते हैं n बराबर पदार्थ का द्रव्यमान को हम W से प्रदर्शित करें और अणु द्रव्यमान को mm से प्रदर्शित करें, मोलर मास। तो ये हमें एक सूत्र देखने को मिल जाएगा। n बराबर होगा क्या, W बटे में mm, यानी कि मोलर द्रव्यमान। यदि हमें किसी तत्व का मोलों की संख्या ज्ञात करना हो, किसी तत्व का मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना हो, संख्या यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना हो, n का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि किसी तत्व के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए n बराबर होता है क्या चीज, तो तत्व का द्रव्यमान ग्राम में और बटे में हो जाता है क्या चीज, तो उसका परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व के मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, तत्व के मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। अब आगे हम तीसरे इसके सूत्र पर पहुंचेंगे। तीसरा क्या होगा इसके लिए सूत्र, तो किसी भी पदार्थ के अणुओं की संख्या में हमें मोल ज्ञात करना है। क्या चीज, तो किसी भी पदार्थ के अणुओं की संख्या में हमें मोल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोल। तो इसके लिए मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या, यानी कि n बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो कुल अणुओं की संख्या बटे में 6.023 × 10⁻23। तो ये यहाँ पे 3 सूत्र इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ में, किसी भी अणु में या किसी भी परमाणु में उपस्थित, किसी भी तत्व में उपस्थित जो मोलों की संख्या है ना, इसी सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। मोलों की संख्या n बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे में अणु द्रव्यमान, यानी कि n बराबर W बटे में mm। W क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है, mm क्या है, तो अणु द्रव्यमान है, यानी कि मोलर मास है। दूसरा आता है किसी भी तत्व का मोलों की संख्या आपको ज्ञात करना है तत्व का, तो n बराबर उस तत्व का द्रव्यमान हमें ग्राम में पता होना चाहिए और बटे में परमाणु द्रव्यमान कर लेंगे तो हमें तत्व का मोलों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगा। और किसी भी पदार्थ के अणुओं की संख्या में मोल हमें ज्ञात करना है। अणुओं की संख्या दे दिया है और उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या बराबर, यानी कि मोल बराबर हो जाएगा कुल अणुओं की संख्या बटे में 10⁻23। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लिख सकते हैं, अणुओं की संख्या को हम लोग लिखते हैं किससे, कैपिटल N से। n बराबर अणुओं की संख्या बटे में n, ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। इसी चीज को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया किस प्रकार से हम मोल ज्ञात करते हैं। अब इसे लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाते रहना है। आगे हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा मोलर आयतन। ठीक है, मोलर आयतन क्या होता है इसे अब हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझना है चीजों को। मोलर आयतन,
देखते रहना यहाँ पे। अगला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो है क्या, मोलर आयतन। आयतन समझते हैं ये मोलर आयतन क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। मानक ताप और दाब पर लिख लेते हैं सबसे पहले परिभाषा ही, उसके बाद से चीजें और आसान हो जाएंगी। मानक ताप और दाब पर, इसी को हम लोग कहते हैं एसटीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मानक ताप और दाब पर किसी गैस के 22.4 लीटर में मोलों की संख्या एक होती है। तो यहाँ पे मोलर आयतन क्या है, मोलर आयतन क्या है, तो मानक ताप और दाब पर यानी कि एसटीपी पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर में मोलों की संख्या क्या होती है, एक होती है। इसका मतलब ये है कि मोलर आयतन मानक ताप और दाब पर यानी कि एसटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर में मोलों की संख्या एक के बराबर होता है। इसे ही बोला जाता है मोलर आयतन, यानी कि मोलों की संख्या बराबर गैस का आयतन बटे में 22.4। यहां से मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या बराबर एसटीपी पर गैस का आयतन बटे में 22.4, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 22.4। तो ये एक सूत्र बनता है, इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा भी आप मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी को मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और गैस का आयतन है तो उसको v से प्रदर्शित किया जाएगा और ये क्या है 22.4। तो यहाँ पर हमें मोल ज्ञात करने का एक और फार्मूला मिल गया। तो मोलर आयतन क्या कहलाता है, तो मोलर आयतन वह आयतन होता है जो मानक ताप और दाब पर यानी कि एसटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर में मोलों की संख्या एक होती है। और यहाँ पे मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो मोलों की संख्या बराबर गैस का आयतन बटे में 22.4, या इसी को लिख सकते हैं n बराबर b बटे में 22.4। अब बात आती है कि एसटीपी क्या होता है। एसटीपी क्या होता है, तो ऐसा तापमान और दाब जो कि स्टैंडर्ड हो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हो, मानक हो, उसे ही बोला जाता है एसटीपी। तो ध्यान पूर्वक समझना है, यहाँ पे एक चीज होता है एसटीपी और एक होता है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चीजों को समझना है, यहाँ पे एसटीपी पर क्या होता है और एनटीपी पर क्या होता है। तो एसटीपी पर जो मानक ताप होता है ना, मानक ताप, वह होता है क्या चीज, तो 0 डिग्री सेल्सियस या होता है 273.15 केल्विन। और मानक दाब क्या है, मानक दाब जो होता है वह होता है एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब। तो जो एक वायुमंडलीय दाब है वही मानक दाब है, या इसी को हम कहेंगे 76 सेमी पारे का स्तंभ, या इसी को हम कहेंगे 760 mm पारे का स्तंभ, ठीक है, पारे का स्तंभ। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है ना, यदि मानक ताप की बात किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। यदि मानक दाब की बात किया जाए तो एक वायुमंडलीय दाब, या इसी को कहेंगे 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ, या इसी को बोला जाएगा 760 mm क्या चीज, तो पारे का स्तंभ। यदि हम बात करें एनटीपी पर, तो एनटीपी पर जो ताप हो जाता है वह ताप होता है सेल्सियस। जैसे कि रूम टेम्परेचर, तो जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। और यदि बात करें दाब की, यदि हम बात करते हैं किसकी, दाब की, प्रेशर की, तो एसटीपी पर जो दाब होता है वह होता है 1 बार, यही जो बराबर होता है 1 बार
एक बार जो बराबर होता है 100.0 इंटू 10⁻³ पास्कल के, 100.0 इंटू 10⁻³ पास्कल के। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 101 × 10⁻³ पास्कल का। तो ये रहा यहाँ पे एनटीपी और एसटीपी में अंतर। यहाँ पे जो आयतन होता है ना, आयतन वो होता है 22.7 लीटर। यहाँ पे जो आयतन होता है किस पे, मानक ताप पर, वो बताया गया कितना, 22.4 लीटर। लेकिन एनटीपी पर क्या होता है कि 22.7 लीटर आयतन होता है। तो ये चीज़ें हैं एसटीपी और एनटीपी में अंतर। इसका लेना है स्क्रीनशॉट और उसके बाद से हम चीज़ों को आगे लेकर के चलेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मोलर द्रव्यमान क्या होता है। भाई मोलर द्रव्यमान, हमारे पास जो है मोलर आयतन हमने बता दिया, कैसे हम मोल ज्ञात करते हैं ये भी हमने बता दिया। अब हम जानेंगे क्या, अब हम जानेंगे मोलर द्रव्यमान के बारे में। देखते रहना है चीजों को। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर मास इसी को बोला जाता है mm, ठीक है ना, मोलर मास। ये चीजें पहले आया हुआ है और इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखना है ध्यान से, किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को अथवा किसी भी अणु के अणु द्रव्यमान को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए तो ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान को कहते हैं मोलर द्रव्यमान। चीजों को समझना है। यहाँ पे एक लाइन में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, ग्राम में व्यक्त, ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान को, अणु द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ये तो परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान के बारे में बताया गया है। इसके बारे में यदि हम दूसरी परिभाषा करें तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, अथवा करके लिख देते हैं, अथवा किसी परमाणु के, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान या किसी अणु के, किसी अणु के अणु द्रव्यमान को, अणु द्रव्यमान को ग्राम में प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए तो यह ही उस परमाणु या अणु का मोलर द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान या किसी अणु के अणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए, ग्राम में प्रदर्शित किया जाए तो वही उसका परमाणु या अणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कहें, उदाहरण के लिए हमें NaCl का हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तब हम इसका जो अणु द्रव्यमान है वो तो हमें पता ही है, तो इसका हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। मोलर द्रव्यमान क्या होगा NaCl का, तो पता है कि इसमें NaCl है और इसका हमें सूत्र द्रव्यमान पता है, इसका हमें सूत्र द्रव्यमान पता है। क्या होता है, तो सोडियम का होता है कितना, तो सूत्र द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 और एक सोडियम परमाणु है तो 1 × 23 प्लस क्लोरीन का, तो एक क्लोरीन है और इसका द्रव्यमान होता है 35.5। यदि हम ऐड करें तो 23 × 23 प्लस 35.5
इजकल टू यदि हम ऐड करें तो 0.5, 8 और 5 इतना हो जाएगा। और यदि हम इसी को ग्राम में व्यक्त कर दें, इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। तो इसे ही हम ग्राम में व्यक्त करेंगे, कर दें 58.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान आपने समझा, मोलर द्रव्यमान होता क्या है। और यदि हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उस परमाणु या उस यौगिक सूत्र के परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उस तत्व या यौगिक सूत्र के परमाणु द्रव्यमान या यौगिक सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उस तत्व या यौगिक सूत्र के परमाणु द्रव्यमान या यौगिक सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। यही तो है, देखो यौगिक सूत्र द्रव्यमान यहाँ पे इतना आया और इसी को हमने ग्राम में व्यक्त किया, तो ये जो संख्यात्मक मान है किस में आ गया, ग्राम में। यही क्या है, मोलर द्रव्यमान हुआ। यही बात जो है ध्यानपूर्वक सुननी है कि क्या चीज कहा जा रहा है। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उस तत्व या यौगिक सूत्र के परमाणु द्रव्यमान या यौगिक सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। तब हम यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ये किस में होगा, ग्राम में होगा। किस में होगा, ग्राम में। बराबर क्या होगा, तो परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो कहने का मतलब यदि आपके पास परमाणु द्रव्यमान है और उसको जो है ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो वह उसका हो जाता है मोलर द्रव्यमान। जैसे कि हम यही चीज यहाँ पर करें, आपके पास सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु, और इस परमाणु का हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान। तो ये पता है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 और इसी को हम ग्राम में व्यक्त कर दें। इसी को किस में व्यक्त कर दे, ग्राम में। तो यही है इसका मोलर द्रव्यमान। समझ में आया। और भी हम चीजें क्लियर करते हैं। आपके पास एक अणु है H2O अणु, H2O अणु, और पता है कि इसका अणु द्रव्यमान होता है कितना, 18। यही तो होता है 18 AMU या 18। यही बात पहले बताया जा चुका है। इसी का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा कितना, मोलर द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम, 18 ग्राम। तो कहने का मतलब है यही कि मोलर द्रव्यमान ग्राम में होता है और किसके बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान का। और यही ये परिभाषा भी बोल रही है। ये परिभाषा जो यहाँ पे लिखा गया है यही बता रहा है कि ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उस तत्व या यौगिक सूत्र के परमाणु द्रव्यमान या यौगिक सूत्र द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि मोलर द्रव्यमान ग्राम में बराबर परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान। समझ में आ चुका होगा ये सारी चीजें। इसका लेना है स्क्रीनशॉट और उसके बाद से हम एक क्वेश्चन से ये सारी चीजें जो भी डाउट हैं उसको हम क्लियर करते हैं। सारी बातें आप लोगों ने समझ लिया होगा कैसे हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। अब एक हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अब उस क्वेश्चन से हम मोल निकालेंगे। किस प्रकार से मोल निकालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सूत्र के द्वारा बताया कि हम मोल ज्ञात कर सकते हैं सूत्र के माध्यम से, और वही चीज जो है यहाँ पर किया भी जाएगा। बस आपको देखते रहना है चीजों को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है यही
कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या व अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए साथ ही एसटीपी पर इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या व अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। कितने अणु है उसके बाद से ज्ञात करना है क्या चीज, तो एसटीपी पर इसका आयतन। ठीक है, दोनों जो है यहाँ पे दे दिया है, 3 चीजें ज्ञात करना है। एक है मोलों की संख्या, एक है अणुओं की संख्या और एक है क्या चीज, तो इसका आयतन भी क्या ज्ञात करना है। क्या होगा, आयतन। इसी चीज को हम क्या करेंगे, हल। देखो हमारे पास पदार्थ है, क्या है, CO2। ठीक है, इसका जो भार है दे दिया है, का द्रव्यमान दे दिया है, कितना, तो द्रव्यमान दिया है 4.4 ग्राम। अब CO2 का आप क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे या अणु द्रव्यमान, बात तो एक ही है। हम यहाँ पे अणु द्रव्यमान ही ज्ञात कर ले रहे हैं, अणु द्रव्यमान। इसी को तो मोलर द्रव्यमान भी बोला जाता है ना। देखो तो यहाँ पे 1 इंटू कार्बन का C का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 इंटू, क्योंकि ऑक्सीजन है 2, तो इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब पता है कि 1 इंटू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16 ही ना होता है। अब हम बात करें कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही होगा, प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32। ये मान कितना आ गया, 44। यदि हम इस अणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर दें तो ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, यही होगा ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसके मोलों की संख्या। आपको बताया गया है कि मोलों की संख्या बराबर उसका भार, पदार्थ का भार, ठीक है ना, द्रव्यमान, वही चीज ना बताया गया है। ग्राम में द्रव्यमान बटे में अणु द्रव्यमान। अब यहाँ पे अणु द्रव्यमान और ग्राम में द्रव्यमान दे दिया है और अणु द्रव्यमान दे दिया है, कितना है, तो 4.4 ये मान है, और बटे में ये जो मान निकाला गया अणु द्रव्यमान वो कितना है, 44। अब यहाँ पे भी ग्राम है और यहाँ पर भी ग्राम है कि नहीं, तो ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल, बराबर हो जाएगा। ये मान निकालेंगे तो 0.1 यही आएगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, 2 सार्थक अंक है, इसलिए इसको 2 सार्थक अंक तक लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 0.10। यहाँ पे हमें पता चल गया मोलों की संख्या। मोलों की संख्या हम ज्ञात कर लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अणुओं की संख्या पता कर रहा है। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या आपको पता है कितना होता है, 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होता है, अणुओं की संख्या वो कितना होता है, 6.023 गुणे 10⁻23 अणु, यही होता है ना। अब बात कर रहा है कि इतने मोल में, ठीक है, 0.10 मोल में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। उसके बाद से क्या करें, 0.10 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा कितना, 6.023 इंटू 10⁻22, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 0.10 मोल में अणुओं की संख्या हमें पता चल गया कि कितना होगा, इतने अणु होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आपने हल भी कर लिया होगा।
अब आगे पूछा जा रहा है आयतन क्या होगा। तो आपको आयतन ज्ञात करने के लिए बताया गया है कि मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या एनटीपी पर बराबर होता है क्या चीज, आयतन बटे में 22.4। यही चीज होता है ना। इसी चीज को यदि हम करें तो n बराबर होता है v अपान 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हमें आयतन ज्ञात करना है तो v बराबर हो जाएगा n इंटू 22.4। n का मान पता है 0.10, यही है ना n, यही है ना मोलों की संख्या। तो n का मान हमें पता है, इंटू कर लेंगे 22.4, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या चीज, आ जाएगा 2.24 लीटर। तो ये ज्ञात हो गया यहाँ से आयतन। इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया बहुत ही सही ढंग से और अच्छे से बताया गया है और एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया भी होगा। फिर भी इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, यहाँ से आगे के टॉपिक अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।